हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वेलकम टू एम बाई। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ओम्स लॉ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में आपको करवा दिया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिकल करंट क्या होती है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल करंट का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में भी हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताया था हमने, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है डी क्यू ओवर डी टी, इसको हमने बताया था। एक तो एक फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट का, और इसके बाद में हमने एक फॉर्मूला बताया था डायरेक्टली आई बराबर यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये हमने दो फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में, है ना। और चार्ज का यहाँ पर फॉर्मूला आप याद रखना, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है Q बराबर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू में एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है एक चार्ज होता है, यानी कि टोटल चार्ज अगर किसी मटेरियल में हमें पता करना है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम एलिमेंट्री चार्ज का। एलिमेंट्री चार्ज हम बोलते हैं कि इसको एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना। तो Q बराबर एनी, तो यहां से इलेक्ट्रिकल करंट का एक फॉर्मूला और पता चल जाता है, एनी अपॉन में टी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यहां से इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आ चुका है आपके एनडीए के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में, तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमने इसके बाद में हमने रेजिस्टेंस की बात की, तो रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला देखा था आर बराबर पोटेंशियल अपॉन में इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा फॉर्मूला देखा था रेजिस्टेंस का आर बराबर रेजिस्टिविटी इनटू में कंडक्टर की जो लेंथ होती है डिवाइडेड बाय कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट इज रो एल डिवाइडेड बाय ए। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ऑलरेडी हमने ये फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। चलिए बात करते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे ओम के नियम से, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपको आज के लेसन में जो भी हम सीखने वाले हैं, आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में जो भी हम सीखने वाले हैं, क्या आपको वो पहले से आता है कि नहीं आता है। हम यहाँ पर आपका एक टेस्ट ले लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में करा के। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन गिवन है, इसको जरा ट्राई करेंगे। ये तो आपको हमने कल के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट करवाया था उसी से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर गिवन है एक कॉपर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.43 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आपको T1 टेम्परेचर गिवन है, T1 टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस गिवन है। T1 टेम्परेचर कितना गिवन है? 50 डिग्री सेल्सियस। और T1 टेम्परेचर पर यानी 50 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1 वो आपको गिवन है 2.43 ओम, है ना। ये आपको गिवन है। अब आपसे पूछा गया फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब आपको T2 गिवन है यहाँ पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। T2 यहाँ पर गिवन है कितना? T2 यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस गिवन है और आपसे R2 की वैल्यू पूछी है। R2 की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी है, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट 60 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे द टेम्परेचर कोफिशिएंट, यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट और गिवन था, है ना। यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट और गिवन था, यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन है 0.0043। ठीक है, तो यहाँ पर ये द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको गिवन है, यानी अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.0043। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 0.0043। अब यहाँ पे हमने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, हमने कहा था कि T2 टेम्परेचर पर अगर हमें निकालना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो R2 बराबर क्या होता है? R2 बराबर R1 इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, ये हमने आपको फॉर्मूला कल के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमें R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। R1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2.43, तो हम यहाँ पे 2.43 रख देंगे, और 1 प्लस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.0043। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे T2 माइनस T1 से। T2 कितना गिवन है? 60 डिग्री सेल्सियस, और T1 कितना गिवन है? 50 डिग्री सेल्सियस। तो T2 माइनस T1 यहाँ पर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको 2.53 ओम आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा?
2.53 ओम विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था इसको कैसे अप्लाई करना है, इससे हम किस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं वो आपके क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 0.0043। ठीक है, और इसका जो यूनिट होती है वो होती है पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको हम क्लिक कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में भी देख लेंगे। एक तांबे की कुंडली का 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.43 ओम है, 60 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तांबे का प्रतिरोध ताप गुणांक 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको गिवन है 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2.53। एक क्वेश्चन और है, जरा ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर। देखिए यहाँ पर एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, मान लीजिए आपका ये एक कंडक्टर है, एक चालक है, एक चालक है, इस तरीके से एक चालक है। इसका रेजिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है, इसका प्रतिरोध गिवन है 2.5 ओम, है ना, 2.5 ओम इसका प्रतिरोध गिवन है। और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और वो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिवन है यहाँ पर कितना 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो इसमें कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, इसमें कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। तो इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं, ओम के नियम से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ लें। यहाँ पर हिंदी में क्या गिवन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2.5 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक के सिरों पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो सिंपल सा V बराबर हमें पता है कि करंट इनटू में रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें 10 वोल्ट गिवन है, और रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना गिवन है 2.5 ओम गिवन है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर विल बी द राइट आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम में कई बार रिपीट कर करके पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी को हम आज देखेंगे कि ये जो ओम का नियम है, जो हमने अभी आपको फॉर्मूला यूज किया B बराबर आई आर, तो ये जो B बराबर आई आर है, इससे आपको किस तरीके से ये फॉर्मूला कहां से आया, और इसमें हम इसके टर्म्स को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम देन इट्स रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल और शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हमारे पास मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई चालक है ना, ये L लंबाई का कोई चालक है, तो L लंबाई का कोई चालक है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। तो ये किसी भी मटेरियल का बना होगा, उसकी रेजिस्टिविटी होगी, प्रतिरोधकता होगी, वो हमने रो मान ली। तो इसके पास जो रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है, रो इंटू में L डिवाइडेड बाई A। यानी कि आपको हमने बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के लेंथ के, और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, अगर हम एरिया को कांस्टेंट मान लें, मतलब एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपको अगर लेंथ यहाँ पे डबल कर दी जाए, क्या रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर एरिया को कांस्टेंट मान लिया तो इसका मतलब लेंथ डबल करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पे गिवन है when the length of the conductor is double and the area of cross section remains the same then its resistance will be double। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये तो आपको हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से करवा दिया है, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हिंदी में ट्राई कर लेंगे। जब चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाती है तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको समान रखा जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कांस्टेंट है, समान है, तो इसका मतलब वो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली समानुपाती होगा, सीधे समानुपाती होगा किसके, लंबाई के, चालक की लंबाई के। अगर चालक की लंबाई दोगुनी कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है चालक का, वो भी दोगुना हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और अगर हम यहाँ पर देखें, चलिए बाकी हम क्वेश्चन इसी में कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताते हुए चलेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के लॉजिक को, आज के कॉन्सेप्ट को ओम्स के नियम से। ठीक है, तो ये है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहते हैं, इनका स्टेटमेंट एक बार पढ़ेंगे। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये है एक कंडक्टर, है ना, तो हम उस कंडक्टर को ना ऐसे बना देते हैं, रेजिस्टेंस के फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का ही बना होता है।
तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ आप मान लो V है। और ये जो रेजिस्टेंस है इसका प्रतिरोध है R ओम। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट जो निकलती है ना, ये जो इलेक्ट्रिक करंट निकलती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ये बात समझ आ गई, इसी को बोलते हैं ओम का नियम। तो जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे 1 रेजिस्टेंस आ जाता है और इनटू में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है करंट इनटू में प्रतिरोध, करंट इनटू में रेजिस्टेंस। तो ये होता है ओम का नियम, इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं जैसे हमारे पास ये है रेजिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आपने जो बैटरी अप्लाई की है ना, इसके 2 रूप हैं, 2 तरीके से हम इसको बता सकते हैं। ये आपने जो बैटरी अप्लाई की थी ना, बी पोटेंशियल डिफरेंस की, और ये क्या है, आर रेजिस्टेंस है, आर प्रतिरोध है। अब ये जो करंट यहां से निकलेगी वो करंट यहां पे जाएगी, एंटर करेगी। तो जहां पे करंट एंटर करती है वो हम पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट एंटर करती है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं, और जहां से इलेक्ट्रिक करंट निकलेगी उसको हम नेगेटिव टर्मिनल यहां पर मानेंगे। तो यहां पर प्लस माइनस एक पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होता है, इसको हमने V मान लिया। V के बराबर ही पोटेंशियल डेवलप होगा यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, क्योंकि ये जो 2 टर्मिनल है ना, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, तो ये जो हमने बैटरी अप्लाई की है पॉजिटिव टर्मिनल, बिल्कुल यहाँ पर देखो इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये शॉर्ट है, एकदम शॉर्ट है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये भी शॉर्ट है तो ये वाला पॉइंट भी सेम होगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो मैक्सिमम V के बराबर ही डेवलप हो पाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आपने पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो प्रोपोर्शनल माना, तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के। तो जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा ये जो पोटेंशियल R यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप होगा उतना ज्यादा होगा। तो यहां से फिर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा इनटू में I। तो यहां से ये डायरेक्ट आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो डेवलप हुआ है V बराबर I इनटू में R। तो ये दोनों ही केसेस हैं ओम के नियम के, है ना। हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, और अगर हमने ये पोटेंशियल बैटरी वाला कंसीडर किया तो हम फिर बात करेंगे कि जो करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो बैटरी आपने लगाई है यहाँ पर प्लेस की है ना, उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्योंकि जितनी ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी आप लगाओगे उतना ही तो ज्यादा करंट फ्लो होगी, और जितनी कम पोटेंशियल की बैटरी यहाँ पे लगाओगे तो उतनी कम करंट फ्लो होगी। तो ये जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इस पोटेंशियल डिफरेंस के। और अगर हम सेकंड वाले केस की बात करें, ये जो सेकंड केस है इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, जितना ज्यादा करंट इसके अंदर इंटर करेगी उतना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो मतलब पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रिक करंट पे। तभी हमने यहां पर लिखा पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के, तो यहां से V बराबर RI आ जाता है। लेकिन दोनों ही केस में जो ओम के नियम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा वो दोनों ही केस में B बराबर IR बनेगा, V बराबर I इंटू में R बनेगा। ये बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओम के नियम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये जो V है ये किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस डेवलप हुआ पोटेंशियल भी हो सकता है, और ये जो V है ये बैटरी का भी पोटेंशियल हो सकता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये होता है ओम का नियम, और ये एक फॉर्म है। ओम के नियम की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ओम के नियम की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ये एक फर्स्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे हमने यही सब समझाया है कि जो हमने बैटरी में पोटेंशियल लगाया तो जो करंट फ्लो होगी वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो I बराबर 1/R इंटू में V हो जाएगा। यहां से पोटेंशियल डेवलप जो हुआ वो V बराबर IR हो जाएगा, और V अपॉन में I इसका जो रेशियो है इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, और ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट। हमेशा याद रखना कि ओम के नियम में पोटेंशियल अपॉन में इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट। और ये किसके बराबर आएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। यही है ओम का नियम, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट इसका जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट आएगा, जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाएगा। बात क्लियर है। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ अगर हम बनाएं, ठीक है, यहाँ पर हम बना देते हैं। यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का।
ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ रेजिस्टेंस के क्रॉस, या फिर आप ये कह लो जो आपने इलेक्ट्रिक बैटरी लगाई उसका जो ईएमएफ है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने V मान लिया, और ये जो करंट है वो हमने I मान ली। तो V और I का जो ग्राफ है इस तरीके से, इसका जो रेशियो होगा ना, इसका ही तो हम रेशियो निकालेंगे, सॉरी इसका हम रेशियो या फिर कह दो स्लोप, इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका हो जाएगा, स्लोप बराबर यह हो जाएगा पोटेंशियल अपॉन में इलेक्ट्रिक करंट, और यही तो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो मतलब जो वोल्टेज वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ है, वोल्टेज वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ, उसका स्लोप हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देता है या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देता है। तो यहां पर आप देखिए जो स्लोप है वो हर जगह कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये क्या होता है, थीटा होता है। अगर हमने यहाँ पे थीटा मान लिया तो टेन थीटा क्या निकल के आएगा, ये टेन थीटा के बराबर निकल के आएगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा रेजिस्टेंस, और ये आ जाएगा V अपॉन I। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पर हमने बता दिया कि भैया ये क्या है, पोटेंशियल है y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर हमने मान लिया इलेक्ट्रिक करंट, और हमने कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना दिया। अब हम आपसे कहें कि इसका स्लोप क्या होगा, तो भैया स्लोप ये थीटा हमने अगर एंगल मान लिया तो टेन थीटा ही तो हम स्लोप बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो पोटेंशियल अपॉन में इलेक्ट्रिक करंट ही आएगा, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। अब देखो कहीं भी इस ग्राफ को लेते चले जाओ, क्या थीटा सेम रहेगा, थीटा सेम रहेगा तो टेन थीटा सेम रहेगा, टेन थीटा सेम रहेगा तो मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है ओम के नियम में। ये बात समझ आ गई, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा J बराबर सिग्मा ई, इसके बारे में अभी हम बाद में बात करते हैं। पहले जितना हमने लिखवा दिया इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे, क्योंकि ये ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, जरा हम बात करते हैं सिग्मा बराबर J बराबर सिग्मा ए की। हमने J के बारे में आपको बताया था, J बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट और अपॉन में एरिया। इलेक्ट्रिकल करंट पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो J यहाँ पर क्या है, करंट डेंसिटी है, J यहाँ पर है करंट डेंसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय एरिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पर E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ कंडक्टर की, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ कंडक्टर की। तो यहाँ पर और सिग्मा हमें पता है, सिग्मा क्या होता है गाइस, सिग्मा होता है 1/रेजिस्टिविटी। सिग्मा क्या होता है, 1/रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे जब आप J बराबर सिग्मा E करोगे, J बराबर सिग्मा E, ये भी ओम का एक दूसरा रूप है, ये भी ओम का नियम है, ठीक है, ये भी ओम के नियम का सेकंड नियम है। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, तो आप यही रिलेशन बताएंगे J बराबर सिग्मा E, जहां पर सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, जो कि 1/रेजिस्टिविटी होती है। यानी अगर आपने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखा, सिग्मा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी, तो ये भी आपका ओम का नियम है, ये भी क्या है, ओम का नियम है। और ये किसके फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के फॉर्म में, है ना। J बराबर यहाँ पे J हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, J, इसको हम करेंगे J, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे बराबर है, तो इसको हम एक बार रीअरेंजमेंट करते हैं इसका। J बराबर हमने लिखा यहाँ पर सिग्मा इंटू में E, ठीक है। अब यहाँ पे J की जगह हम क्या लिख सकते हैं, करंट अपॉन में एरिया, और सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/रेजिस्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम गाइस क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना। तो यहां से जब आप देखोगे इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस साइड ले जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और ये इधर आ जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी इंटू में लेंथ। अब आपको साफ साफ दिख गया होगा कि I अपॉन V क्या है, 1/रेजिस्टेंस, V अपॉन I क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो I अपॉन V क्या हो जाएगा, 1/रेजिस्टेंस। इसको जस्ट अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, यहां से V अपॉन I बराबर आपको मिल जाएगा रो L बाई A, और यही तो रेजिस्टेंस है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस R बराबर रो L बाई A। तो जस्ट रीअरेंजमेंट है, इसी को तो बोला था हमने ओम का नियम। तो R बराबर
रो एल वाई ए, ये भी ओम्स लॉ है, इसको भी हम ओम्स लॉ कहते हैं, मतलब ये भी ओम के नियम के अकॉर्डिंग इक्वेशन है। और सिग्मा जे बराबर सिग्मा ई, ये भी दूसरी फॉर्म है ओम के नियम की। और वी बराबर आई इंटू में आर, ये भी एक दूसरी फॉर्म है ओम के नियम की। तो ओम का नियम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हल्के मत लेना ओम के नियम को, ठीक है। यहाँ पे मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा तो इसको एक बार जल्दी से देखेंगे। ये सारा जितने भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाए हैं, ये सब पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। जे बराबर क्या होता है सिग्मा ई, और आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो जे है यानी जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, आई होप आपको ये ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा ओम का नियम। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने कहा कि जो R बराबर रो एल वाई ए है, रो एल वाई ए, ये भी हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई आपको, है ना, ओम के नियम की। ये भी ओम्स लॉ है, कंफ्यूज मत होना, ओम्स लॉ के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ओम्स लॉ के बहुत सारे फॉर्म है, ठीक है। तो ये भी ओम का नियम है। चलिए, अब हम बात करते हैं ओमिक कंडक्टर्स किसको कहते हैं। ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं। अब ओम के नियम को फॉलो कैसे करते हैं, मतलब जिनका ग्राफ अगर आपने बनाया पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का, वो अगर लीनियर ग्राफ है, मतलब उसका जो स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, तो उसको हम ओमिक कंडक्टर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ है कुछ इस प्रकार से। ये हमने y एक्सिस पर पोटेंशियल लिया और x एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक करंट ले ली, ठीक है। y एक्सिस पर हमने डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया और x एक्सिस पर इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, मतलब कोई भी हमारे पास डिवाइस है उसमें अगर हम पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ निकालें, या इसका अपोजिट भी बोल सकते हो, इसका अपोजिट भी गाइस बोल सकते हो। अपोजिट का मतलब जैसे y एक्सिस पे आपने इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर की और x एक्सिस पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर किया, तो भी इसका जो I अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो है, ये भी आपका कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। या फिर आप यहां पर अगर देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ, इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है V अपॉन में I, ये कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। यानी V अपॉन में I का जो रेशियो है, इसको तो हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे और ये कांस्टेंट होना चाहिए। और I अपॉन V का जो रेशियो है, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये 1 अपॉन R इसको बोलेंगे। तो ये दोनों ग्राफ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपोजिट हो गए हैं। तो कुल मिला के हमने क्या बोला, कोई भी डिवाइस है हमारे पास, उसके अंदर हम पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो लीनियर ग्राफ होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ, जो स्ट्रेट लाइन हो और जो ओरिजिन से होकर जाए, ठीक है, ध्यान से समझना, जो ओरिजिन से होकर जाए और जो स्ट्रेट लाइन हो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर ग्राफ बोलेंगे। तो ये लीनियर ग्राफ है, और ये ग्राफ लीनियर ऐसे होना चाहिए, इसका पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि रेजिस्टेंस के बराबर हो, तभी हम कहेंगे कि ये ओमिक कंडक्टर्स हैं। ये क्या है, ओमिक कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो दीज कंडक्टर्स ऑबे ओम्स लॉ, मतलब इस तरीके से ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। द वीआई ग्राफ इज लीनियर पासिस थ्रू द ओरिजिन, यही हमने अभी बताया कि जो वोल्टेज वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए और वो लीनियर ग्राफ होना चाहिए। रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो जितने भी ओमिक कंडक्टर्स होते हैं उनका प्रतिरोध, उनका रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, इक्वल रहता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, एक बार जल्दी से नोट करके बता देंगे सभी, ठीक है। रेजिस्टिविटी के बारे में हमने कल बहुत डिटेल में कराया था। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो इसका मतलब यह है कि उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगी, और अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम है तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगी। जैसे मेटल की बात करें, कंडक्टर्स की बात करें, जितने भी मेटल्स होते हैं, चालक होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गई, सोना हो गया, लोहा हो गया, तो इसके तार में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी मेटल्स की बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है किसमें, मेटल्स में, कंडक्टर्स में। तो आई होप आपको रेजिस्टिविटी का मतलब समझ आ गया होगा। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, बहुत अच्छे। आपको ये समझ आया अच्छे से, एक बार बता देंगे सभी, रेजिस्टिविटी क्लियर हो गई आपके स्वास्थ्य, ठीक है। चलिए, तो ये होता है ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स में याद रखना कि रेजिस्टेंस सेम रहेगा,
वोल्टेज अपॉन में इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, ग्राफ लीनियर रहेगा और ये सब ओम के नियम को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर एक होते हैं नॉन ओमिक, अच्छा यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ओमिक कंडक्टर्स को। जैसे कि जितने भी मेटालिक होते हैं ना, मेटालिक कंडक्टर्स यानी मेटल के कंडक्टर्स जो होते हैं, ठीक है ठीक है। राधिका, अभी आपकी जितनी भी क्लासेस हैं बहुत ही अच्छे से आपकी यूट्यूब पर चल रही हैं, सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं और आपकी एप्लीकेशन पे भी क्लास होती है। अभी फिलहाल आपकी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, आप बस रेगुलर रहिए और अच्छे से जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग आपको करवा रहे हैं तो उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए। रात को 9 बजे वाली क्लास में एनडीए, सीडीएस, डिफेंस के सभी एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास हो रही है, उस क्लास को भी आप अटेंड कीजिए। ये जो क्लासेस हैं आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, ये हर जगह काम आने वाली है, ठीक है। तो 1 बजे वाली क्लास में कॉन्सेप्ट में कराता हूं और रात को 9 बजे वाली क्लास में हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए, तो हम कुछ एग्जांपल देख रहे थे किसका, ओमिक कंडक्टर्स का। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना, मेटल आप लोग जानते हैं धातु में, जैसे कि कॉपर हो गया जिसे हम तांबा कहते हैं, जैसे कि लोहा हो गया जिसको हम लोहा मतलब आयरन कहते हैं, जैसे कि आपकी चांदी हो गई है ना जिसे हम सिल्वर कहते हैं, जैसे सोना हो गया जिसको हम गोल्ड कहते हैं। तो ऐसे ये सब मेटल्स हैं। ये जितने भी मेटल्स हैं मोस्टली ये सब ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि इनका जब हम पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बनाते हैं, वो पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ मोस्टली कांस्टेंट आता है, लीनियर आता है, यानी रेजिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। इनका जो स्लोप हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मान लीजिए हमारे पास ये इस तरीके से ग्राफ है, इधर हमने पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल लिया, इधर हमने इलेक्ट्रिक करंट ली, और ये आपका ग्राफ है लीनियर ग्राफ जो ओरिजिन से होकर जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पे अगर इसका एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के साथ इस ग्राफ का, तो इसी को हम बोलते हैं स्लोप, और ये निकल के आता है टेन थीटा, है ना। आपने मैथ में पढ़ा होगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। परपेंडिकुलर अगर आप ये निकालोगे तो पोटेंशियल इधर से मिलेगा, और आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको इधर से इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। तो जो टेन थीटा है वो क्या मिलेगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। और ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि थीटा कांस्टेंट रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये सब एग्जांपल हैं ओमिक कंडक्टर्स के, जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, अलग अलग टेम्परेचर पर, मान लो T1 टेम्परेचर पर ये ग्राफ है, T2 टेम्परेचर पर ये ग्राफ है। तो जो इलेक्ट्रिकल ये जो I है वर्सेस पोटेंशियल, I वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ है ना, तो ये आपको उल्टा गिवन है। जैसे यहाँ पे I वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ हमने क्या बताया था, ये आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देता है, यानी 1/R देता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। I वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देगा, या फिर आप ये कह सकते हो 1/रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसका स्लोप निकालोगे, ये इसका थीटा ज्यादा है कि नहीं, इसे θ1 मान लो, और इसका थीटा क्या है, कम है, इसे θ2 मान लीजिए। तो जो tan θ1 है, क्या इसकी वैल्यू ज्यादा होगी किससे, tan θ2 से। तो इसका मतलब यह है कि जो I/V का जो रेशियो है किसके लिए, 1/R1 का जो रेशियो है वो ग्रेटर हो जाएगा, 1/R1 ग्रेटर हो जाएगा किससे, 1/R2 से। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि जो R2 है वो ग्रेटर होगा किससे, R1 से, क्योंकि उल्टा है, ध्यान देना। ये इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ है, पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ होता तो जो T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू ज्यादा होती, T2 टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कम होती। लेकिन ये क्योंकि उल्टा ग्राफ है इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल का, तो इसमें जो सबसे ज्यादा स्लोप है वो T1 टेम्परेचर पर है, तो इसका जो 1/R ज्यादा होगा, 1/R इस वाले का ज्यादा होगा कि नहीं। तो इसीलिए हमने कहा कि R2, यानी इसका जब आप रेजिस्टेंस देखोगे R2 और इसका जो रेजिस्टेंस है R1, तो R2 ज्यादा होगा R1 से, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटल के केस में। हमने बताया था ना, मेटल के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। इसमें आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हुए, इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूं, अगर हम इसको अपोजिट कर दें, अब देखो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं। इधर हमने इलेक्ट्रिक करंट ले ली और इधर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लिया, और एक ग्राफ हमने गाइस ऐसे बना दिया और एक ग्राफ हमने ऐसे बना दिया। ये है मान लो T2 टेम्परेचर और ये है मान लीजिए T1 टेम्परेचर। तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट सीधे सीधे मिलेगा, जैसे ये जो थीटा है इसे हमने θ1 मान लिया और ये हमने θ2 मान लिया।
तो यहाँ पर जो स्लोप है थीटा टेन थीटा वन ये ज्यादा आएगा किससे, टेन थीटा टू से। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, R1 ग्रेटर देन R2 होगा इस केस में, अगर इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, क्योंकि V अपॉन I का रेशियो डायरेक्ट होता है रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया ना। अब होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम के नियम को फॉलो ना करें, जो अपोजिट हो जाएंगे उसके, है ना। जो ओमिक कंडक्टर्स नहीं होंगे वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स हो जाएंगे, सिंपल सा पॉइंट्स है। मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है कि दीज कंडक्टर्स नॉट ओबे ओम्स लॉ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द वीआई ग्राफ विल नॉट बी लीनियर, जो वोल्टेज वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ है वो लीनियर नहीं होगा, मतलब कुछ इस प्रकार होगा। इधर हमने वाई एक्सिस पर पोटेंशियल ले लिया, एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक करंट ले ली, तो हो सकता है ये ग्राफ ऐसा हो, कुछ लीनियर नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, है ना। हो सकता है ये ग्राफ ऐसा हो, इधर हमने पोटेंशियल ले लिया, इधर हमने इलेक्ट्रिक करंट ले ली, हो सकता है ये ग्राफ ऐसा हो, कैसा भी हो सकता है, कैसा भी। तो ये जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं और जो पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट के ग्राफ मिलते हैं ये डायोड वगैरह में मिलते हैं, मतलब कुछ डिवाइसेस हैं जैसे ट्रांजिस्टर हो गए, जैसे डायोड हो गए जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गए, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब हो गई, जैसे वैक्यूम ट्यूब हो गई। ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, इनको हम डायोड को, ट्रांजिस्टर को, डिस्चार्ज ट्यूब को, वैक्यूम ट्यूब को, इन सबको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, क्योंकि ये सेमी कंडक्टर जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से मिलकर बनती हैं। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो ये जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं कौन कौन सी होती हैं, डायोड होती हैं, ट्रांजिस्टर होती हैं जिनको हम बीजेटी भी कहते हैं, ट्रांजिस्टर को हम बीजेटी भी कहते हैं, याद रखना बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसकी फुल फॉर्म होती है, बीजेटी मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो अगर हम डायोड की बात करें, ट्रांजिस्टर की बात करें, डिस्चार्ज ट्यूब की बात करें, वैक्यूम ट्यूब की बात करें, ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। इनका पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का जब हम ग्राफ निकालते हैं वो नॉन लीनियर ग्राफ निकलता है, लीनियर ग्राफ नहीं निकलता है, मतलब इनका रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है, चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता है, इसीलिए ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस सेम रहेगा, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होंगे, जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगा। और ओम के नियम को फॉलो करने का मतलब है कि पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफ है उसका रेशियो स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहे, मतलब वोल्टेज वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है। ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब जो आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट। इसको जरा बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या मिलता है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या मिलता है, और इन सबके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे जो रात को 9 बजे वाली क्लास में आपके ऑलरेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस को हम दिखाते कहते हैं, रेजिस्टेंस दो टर्मिनल की डिवाइस है, इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया, इसको आपने स्टार्टिंग वाला टर्मिनल मान लिया और इसको आपने एंड वाला टर्मिनल मान लिया, किसका, रेजिस्टेंस का। तो इसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे रजिस्टर को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। होता क्या है कि हमने मान लीजिए एक रजिस्टर ये लिया इस तरीके से, इसको हमने मान लिया R1 रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक हमने दूसरा रेजिस्टेंस लिया इस तरीके से, एक दूसरा रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, यानी दूसरा रजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस R2 है, और इस तरीके से हमने बहुत सारे रजिस्टर ले लिए इस तरीके से, मान लीजिए n नंबर ऑफ रजिस्टर ले लिए, n नंबर ऑफ रजिस्टर ले लिए जिसका रेजिस्टेंस Rn है। इन सबको ना हमने क्या किया, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है पहले वाले रजिस्टर का, पहले वाले का जो एंड पॉइंट है वो दूसरे वाले रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ध्यान से समझना। और जो सेकेंड वाले का एंड पॉइंट है वो थर्ड वाले रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से डॉट 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 यहां पर हम कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले टर्मिनल को ऐसे जोड़ दिया और कंप्लीट हमने बैटरी कनेक्ट कर दी ऐसे, ठीक है भाई। हमने इसका पोटेंशियल V मान लिया। अब यहां से टोटल करंट निकलती है I, टोटल करंट क्या निकलती है I।
तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं तो इन सब में इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो होती है। मतलब R1 वाले रेजिस्टेंस में भी आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, R2 वाले रेजिस्टेंस में भी आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, और ऐसे डॉट 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 R3 R4 जितने भी रेजिस्टेंस हो उन सब में इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो होगी। ठीक है, और वापस आ जाएगी इलेक्ट्रिक करंट आई उस बैटरी के अंदर। तो जितनी बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट निकलती है उतनी इलेक्ट्रिक करंट घूम फिर के उसके अंदर वापस आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, और दूसरी बात, ये जो पोटेंशियल दिया गया है ये सब में डिवाइड हो जाएगा, ये सब में डिवाइड हो जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रिक करंट एंटर करेगी उस पॉइंट को हम पॉजिटिव मानेंगे फर्स्ट रजिस्टर के लिए, और यहाँ पे ये निकल रही होगी तो उस पॉइंट को हम नेगेटिव मानेंगे। तो प्लस से माइनस पोटेंशियल डेवलप हो जाता है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, उसको हमने मान लिया V1। ठीक है, अगर हम R2 रजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट एंटर कर रही तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे ये निकल रही होगी इलेक्ट्रिक करंट, ये माइनस पॉइंट हो जाएगा, है ना, एंड पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल R2 के क्रॉस डेवलप होगा उसको हम V2 मान लेंगे। इस तरीके से V3 V4, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट एंटर कर रही है प्लस मान लेंगे, यहाँ पे निकल रही है इलेक्ट्रिक करंट माइनस मान लेंगे, और यहाँ का जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो Vn मान लेंगे। ये बात समझ आ रही है अच्छे से? तो अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सब में सेम रहती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखे हुए हैं, करंट थ्रू ईच रजिस्टर विल बी सेम। हर एक रजिस्टर में करंट सेम फ्लो होते हुए जाएगी और वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इन ईच रजिस्टर, और हर एक रजिस्टर में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम टोटल वोल्टेज को यहाँ पर देखें V बराबर, तो ये आ जाएगा टोटल सम V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn। ठीक है, क्योंकि टोटल तो रेजिस्टेंस ओवरऑल पोटेंशियल ओवरऑल जो वोल्टेज है वो तो V है, और उसी V में से डिवाइड हो रहा है। R1 के पास कुछ पोटेंशियल गया, कुछ R2 के पास गया, कुछ R3 के पास गया, तो जितने भी रजिस्टर लगे होंगे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पोटेंशियल, लेकिन टोटल पोटेंशियल तो आप ऐड करके निकाल लोगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ओम का नियम लगा देंगे। तो V बराबर क्या होता है I, ये जो V है ये टोटल बैटरी का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम I टोटल करंट हो गई, और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमने मान लिया उसको I R इक्विवेलेंट। ठीक है, बराबर V1 को हम क्या लिखेंगे I इंटू R1 हो जाएगा, हमने बताया था ना ओम का नियम। यहाँ का V1 कैसे निकालेंगे I R1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा I R1 और प्लस I R2, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट सेम है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मिलेगा आपको I Rn। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड में, तो आपको जो R इक्विवेलेंट मिलेगा वो मिल जाएगा कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो सर्किट का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, तो सीरीज में जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, जितने भी आपने इलेक्ट्रिकल रजिस्टर लगाए हैं सीरीज में, उन सबका डायरेक्ट ऐड हो जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, और पहचानेंगे कैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, तो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक करंट सभी में सेम जानी चाहिए, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। दूसरी पॉइंट, फर्स्ट वाले का एंड पॉइंट सेकंड वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो, ऐसे थर्ड वाले का एंड पॉइंट सेकंड वाले का एंड पॉइंट थर्ड वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो। तो आप इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज करके इजीली इस टाइप से समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज में है पैरेलल में है। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर हुआ आपको सभी को? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम इसका एक बेहतरीन केस देखते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर है, n नंबर ऑफ रजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस सेम है n। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि हमारे पास ये एक रजिस्टर है R ओम का, एक हमने इसको इसी से सीरीज में जोड़ दिया दूसरा रजिस्टर R ओम का, ऐसे हमने तीसरा जोड़ दिया R ओम का, और ऐसे हमने n नंबर ऑफ जोड़ दिए। कितने? n नंबर ऑफ रजिस्टर जोड़ दिए। ठीक है, n नंबर ऑफ रजिस्टर, और बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, V पोटेंशियल की, और यहां से करंट निकलेगी I। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, वो हम कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकालते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर सभी रेजिस्टेंस को जोड़ दो n टाइम्स, है ना। ये कितने टाइम्स हमने कनेक्ट किए हैं? n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब मान लो 10 रजिस्टर जोड़ दिए तो 10 टाइम जोड़ दिए, 20 ले लिए आपने रजिस्टर तो 20 टाइम जोड़ दिए, इस टाइप से। तो यहाँ पे ये n टाइम जोड़ोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जोड़ते चले जाओगे। तो यहाँ पे n टाइम सेम रजिस्टर जोड़ रहे हो, R प्लस R प्लस R प्लस कितने टाइम्स? n टाइम्स। आप हमें ये बताओ,
जैसे हमने 2 + 2 + 2 किया 3 टाइम्स, तो ये 6 मिलेगा। और इसी को हम ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, 2 + 2 कितने टाइम्स जोड़ रहे हो, 3 टाइम्स, तो हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपको 6 मिलेगा। तो इसका मतलब r + r n टाइम्स हम जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट n टाइम्स r मिल जाएगा कि नहीं। ये होता है सीरीज में n टाइम्स n नंबर ऑफ अगर रजिस्टर आपने सेम वैल्यू के जोड़ दिए, ठीक है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट। यानी जब आप n नंबर ऑफ रजिस्टर सीरीज में जोड़ोगे जिसकी वैल्यू सेम है, तो उनका रेजिस्टेंस टोटल कैसे निकालोगे, n इंटू आर करके, ठीक है। यानी इसका हम एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 ओम के 5 ओम के, है ना, 5 ओम के इस तरीके से 5 ओम के डॉट 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 5 ओम के हमने मान लो 20 रजिस्टर जोड़ दिए। कितने, 20 रजिस्टर, 5 ओम के 20 रजिस्टर जोड़ दिए, ये भी 5 ओम का है, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बताइए। ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, जिन दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, वो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब ए और बी के पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो हम कंसीडर करके चलेंगे कि इनके बीच में क्या लगी है, बैटरी लगी है। ये होता है इसका मतलब। जिन दो पॉइंट के क्रॉस निकालते हैं ना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, उन दो पॉइंट के क्रॉस आप माइंड में मान लो कि वहां बैटरी लगी हुई है, ठीक है, उन दोनों के क्रॉस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 ओम के रजिस्टर 20 बार है, तो क्या आर इक्विवेलेंट आप ऐसे निकाल सकते हो, 20 बार एन की वैल्यू हो गई। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो एन की वैल्यू हो गई 20, ठीक है। यहाँ पर एन की वैल्यू हो गई 20, तो आपने क्या करना है, 20 इंटू में कितने ओम का है, 5 ओम का, तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 ओम। क्लियर हो गई बात। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट ये वाला। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। When two resistor are connected in series with battery of EMF V volt। अब यहाँ पे एक बेहतरीन मास्टर कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो आपके लेवल पर कोई नहीं बताता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, जरा इसको नोट कर लेना। मान लीजिए हमारे पास दो रजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस है R1 और इसका है R2, ठीक है, और इसके क्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट कर दी एक B वोल्ट की। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, डायरेक्ट आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और यहां से मान लो आई करंट फ्लो हो रही है, तो अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर आई करंट एंटर करेगी, तो यहाँ का पोटेंशियल V1 होगा इस तरीके से, और यहाँ का पोटेंशियल V2 होगा इस तरीके से। तो डायरेक्ट V1 V2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट V1 V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, V1 बराबर टोटल पोटेंशियल ये है, और इनटू में किसके क्रॉस निकाल रहे, R1 के क्रॉस, तो हम यहाँ पर R1 रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 कर देंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको V1 की वैल्यू मिल जाएगी। V1 क्या है, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल, ठीक है। अगर आपको V2 निकालना है तो V2 के लिए क्या करना है, टोटल पोटेंशियल इनटू में किसके क्रॉस निकाल रहे, R2 के क्रॉस, तो हम उसको लिख देंगे और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ये कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए इसको, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से अगर हम आपको बताएं कि मान लीजिए हमारे पास ये 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास मान लीजिए 10 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, 100 वोल्ट की बैटरी। अब हम चाहते हैं कि 5 वोल्ट के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, यानी ये V1 हमने मान लिया और यहाँ पे हमने मान लिया V2। तो V1 V2 वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, V1 बराबर हो जाएगा टोटल पोटेंशियल कितना 100 इंटू में किसके क्रॉस निकाल ले, 5 ओम के क्रॉस, 5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना 5 + 10 दैट इज 15। हो गया, बस खत्म काम, इतने वोल्ट, 1 सेकंड का काम। V2 निकाल लोगे, V2 आप डायरेक्ट निकाल लोगे, टोटल पोटेंशियल कितना 100 इंटू में किसके क्रॉस निकाले 10 ओम के क्रॉस, तो 10 ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना 15, दैट्स ऑल, इतने पोटेंशियल इतने वोल्ट का। ये होता है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। तो हमने आई होप आपको सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम पैरेलल का कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, ठीक है, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया ये। और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट कब होगा, जब हम इसके बारे में और डिटेल बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाएंगे। जब बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाएंगे तो ये आपको और ज्यादा स्ट्रांगली समझ आ जाएगा, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर पैरेलल का कॉन्सेप्ट और समझते हैं। पैरेलल के केस में देखो, रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। पैरेलल के केस में क्या होता है, सिंपल सा पॉइंट है। पैरेलल के केस में आपको दो बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, जैसे हमारे पास ये रेजिस्टेंस है,
ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसका एक होगा स्टार्टिंग पॉइंट और एक होगा एंड पॉइंट। तो दूसरे रेजिस्टेंस को अब हम इससे डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे, दूसरे रजिस्टर को हम यहाँ ऐड करेंगे। मतलब इसका ये है कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट स्टार्टिंग वाले पॉइंट से और एंड वाला पॉइंट एंड वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने nth जोड़ दिया रेजिस्टेंस, ठीक है, और इन सबको हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, स्टार्टिंग को स्टार्टिंग से और एंड वाले पॉइंट को एंड से, और इसी के क्रॉस हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये हमने बी पोटेंशियल की बैटरी कनेक्ट कर दी। ये मान लो R1 है, ये मान लीजिए यहाँ से ऐसे, ये R1 है, ये ऊपर से मानो ये R2 है, और ये मान लीजिए Rn है। ठीक है, कैसे भी मान सकते हो। अब इसमें आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा कि बैटरी का ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या वो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो क्या ये भी पॉजिटिव होगा? मतलब ये शॉर्ट है ना, और ये भी ये नेगेटिव होगा। ये सेम वायर है, ये सेम होगा, ये नेगेटिव होगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सब शॉर्ट है, एक ही पॉइंट है। मतलब अगर आपने यहाँ पर इसको ए माना तो ये सारे पॉइंट ए होंगे, ये सारे पॉइंट ए होंगे, और अगर आपने इस पॉइंट को V माना तो ये सारे पॉइंट V होंगे, क्योंकि ये सब शॉर्ट है। तो इसका मतलब सभी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी अलग अलग। देखिए कैसे, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आई निकली, टोटल इलेक्ट्रिक करंट, उसको देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगी तो उसको अलग अलग रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता ये मिलेगा, एक रास्ता ये मिलेगा। कुछ इलेक्ट्रिक करंट इधर जाएगी, कुछ इलेक्ट्रिक करंट इधर जाएगी। फिर ऊपर वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको दो रास्ते मिलेंगे, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। तो हर एक रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सेम है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी जगह सेम है। ये बात समझ आ गई? तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट है पैरेलल के केस में, और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। हमने रेजिस्टेंस ऐसे ले लिया, ठीक है, एक दूसरा रेजिस्टेंस हमने ऐसे ले लिया, और एक तीसरा रेजिस्टेंस हमने ऐसे ले लिया, डॉट 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 ऐसे हमने जोड़ दिया nth रेजिस्टेंस, ठीक है, और इन सबको हमने एक पॉइंट से जोड़ दिया, और इन सबको हमने एक पॉइंट से जोड़ दिया। तो आप ऐसे भी तो जोड़ सकते हो, ये सब पैरेलल है। ये आपने मान लिया R1 है, ये आपने मान लो R2 है, ये आपने मान लिया R3 है, और ये मान लीजिए nth जोड़ दिया रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट कर दी इस तरीके से, V पोटेंशियल की बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक करंट, वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे I1 जाएगी, यहाँ पे I2 जाएगी, और यहाँ पे मान लीजिए I3 इलेक्ट्रिक करंट जाएगी, और यहाँ पे मान लीजिए IN जाएगी इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन सभी जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एंटर कर रही है इलेक्ट्रिक करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये V पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V पोटेंशियल। क्योंकि सभी, अगर हमने इस पॉइंट को A माना तो ये भी तो A होगा, ये भी पॉइंट A होगा, ये भी पॉइंट A होगा, ये भी पॉइंट A होगा। समझ रहे हो ना? ये सारे शॉर्ट हैं, बीच में कोई चीज नहीं लगी है, कोई दूसरी एलिमेंट नहीं लगी है। तो इसका मतलब ये अगर B मान लिया, अब ये दूसरा पॉइंट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में बैटरी लगी हुई है, तो ये भी V होगा क्योंकि शॉर्ट है, ये भी V होगा, शॉर्ट है, ये भी होगा, शॉर्ट है, ये भी होगा, शॉर्ट है। तो आई होप अब आपने ये समझ लिया कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल में अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल सेम रहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिवाइड हो जाती है। ये बात समझ आ गई? तो ये दो पॉइंट जो लिखे हुए हैं वो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या चीज डिवाइड हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रिक करंट होगी, क्या वो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस डॉट 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 IN हो जाएगी। अब यहाँ पे करंट को हम क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज अपॉन में टोटल R इक्विवेलेंट। I1 कैसे लिखेंगे? R1 के क्रॉस टोटल जो पोटेंशियल है डिवाइडेड बाई R1। I2 को कैसे लिखेंगे? टोटल जो पोटेंशियल है डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। और R3 को कैसे लिखेंगे? टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाई R3, डॉट 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 क्या हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाई Rn। पोटेंशियल कांस्टेंट है, अलग डिवाइड हो जाए, मतलब दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। ये होता है इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, ठीक है। किस केस में? पैरेलल के केस में। बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया? तो पैरेलल जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट डॉट।
और आपको याद रखना है कि पैरेलल के केस में पोटेंशियल सेम रहता है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हो जाती है। क्लियर हो गया है? अब इसके हम कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं दो दो रेजिस्टेंस करके। मान लीजिए हमने यहाँ पर दो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले लिए, कितने n नंबर ऑफ, है ना, इस तरीके से सेम इक्वल वैल्यू के n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले लिए, तो क्या हम n नंबर को ऐसे जोड़ सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r, है ना, प्लस 1/r, क्या हम ऐसे जोड़ सकते हैं प्लस 1/r, ऐसे जितने भी n नंबर ऑफ हैं, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो यहां से आपको 1/r इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, n टाइम्स आपने जोड़ा तो n डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब आपको इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, r इक्विवेलेंट बराबर r अपॉन में n। यानी अगर सेम वैल्यू के रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट होगा, तो कितने नंबर ऑफ पैरेलल में जुड़े हैं रेजिस्टेंस, उसका डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसका यह है कि मान लीजिए हमारे पास 50 ओम का रेजिस्टेंस है, 50 ओम के रेजिस्टेंस है, ठीक है, 50 ओम के रेजिस्टेंस है, कितने, 5 रजिस्टर हैं 50 ओम के, और ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट पता कैसे निकालोगे, डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 50 में 5 का डिवाइड कर दो, यानी 10 ओम के, 10 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट। नहीं आई बात समझ। हमने क्या बोला, ध्यान से देखिए, हमने कहा यहां पर 100 ओम के मान लीजिए 10 रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में जोड़ दिए, तो यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 10 क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर है, और R की वैल्यू क्या होगी 100 ओम। तो यहां से R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, R इक्विवेलेंट बराबर R डिवाइडेड बाई n, दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 10, यानी 10 ओम के रजिस्टर 10 इक्विवेलेंट, यानी 10 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। बात समझ आ रही है। तो पैरेलल में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ओवरऑल वैल्यू रेजिस्टेंस की डिक्रीज हो जाती है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ओवरऑल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, और सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम दो कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं जल्दी से। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो रजिस्टर है इस तरीके से, एक है R1 और एक है हमारे पास R2 रजिस्टर। ठीक है, अगर ये दो रजिस्टर जुड़े हुए हैं पैरेलल में और इसमें बैटरी है V, तो इसकी इलेक्ट्रिक करंट निकलेगी I। अगर हम इसका इक्विवेलेंट निकालें तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, R इक्विवेलेंट बराबर दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को डिवाइड करके ऐड कर दो, यानी R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना। इफ टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर दो रजिस्टर पैरेलल में हैं R1 और एक है R2, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे डायरेक्टली, कैसे, क्योंकि हम सेम अप्लाई करेंगे ना, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसका जो एलसीएम लेंगे ना, तो सिंपल होकर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, सिंपल वाला, R1 R2 अपॉन में R1 R2, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। और अगर सेम वैल्यू के दो रजिस्टर हैं तो जस्ट हाफ हो जाएगा इक्विवेलेंट। जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये 50 ओम का एक रजिस्टर है और एक हमारे पास 50 ओम का और रजिस्टर है, और ये लगे हुए हैं सीरीज पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में। इनका जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा कैसे, 50 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यानी 25 ओम। बात क्लियर है। तो सेम वैल्यू के दो रजिस्टर अगर पैरेलल में है तो उनका जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो आधा हो जाएगा, यानी इसकी जगह हम ऐसे ये जो हमने दो रेजिस्टेंस बनाए ना, इसकी जगह हम एक सिंपल सा सर्किट, एक रेजिस्टेंस हम दिखा सकते हैं 25 ओम का। अगर हम इसको ए टर्मिनल मान लें और इसको हम बी टर्मिनल मान लें, तो यहां पर ए टर्मिनल और ये आपका बी टर्मिनल, तो इनका इक्विवेलेंट आपका 25 ओम मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे, क्या, ये हमारे कॉन्सेप्ट थे सीरीज और पैरेलल के, सीरीज कॉन्सेप्ट और पैरेलल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब इनके और भी जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको अच्छे से कवर करने वाले हैं। जब हम क्वेश्चन लगवाएंगे तो क्वेश्चन के थ्रू ये सारे के सारे हम अच्छे से कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आप सभी बाकी के जो कॉन्सेप्ट बचे हैं इनको हम देख लेंगे, अच्छे से कवर करवाएंगे। अब आप सभी को ये टाइम टेबल गिवन है, द हिंदू एडिटोरियल सुबह 7 बजे होती है क्लास, और इंग्लिश की 11 बजे होती है निकिता मैम के द्वारा, और वोकैब लैडर की सुबह 8 बजे क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे,
और इंग्लिश की 12 बजे क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे अमित सर के द्वारा। और फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री की आपकी फिजिक्स की 1 बजे क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, और केमिस्ट्री की 9 बजे रात को क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, और 3 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। तो ये अच्छा सा टाइम टेबल गिवन है, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। और अभी तक अगर आपने एमबाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एमबाइव एप्लीकेशन पर। और अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो वहां पे 3D एनिमेशन के साथ बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो और किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हो तो वहां पे सब कंटेंट मिलेगा। बात करते हैं, अगर आप सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो एमबाइव अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आज के सेशन को। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही शानदार लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू।